मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें यहाँ भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में देखना है। भाषा किसे कहा जाता है? भाव और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। भाषा के तीन भेद यहाँ दिखाए हुए हैं। मौखिक भाषा, जो मुख से हम बोलते हैं, जो अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं, उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। उसके बाद हमें देखना है राष्ट्रभाषा। जब हमारा जन्म होता है, जन्मतः हमें जो भाषा मिलती है वह है हमारी मातृभाषा। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश की भाषा होती है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय का मुख्य साधन होती है। अब हमें यहाँ देखना है लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों की आधारित व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत ये भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हमें यहाँ देखना है व्याकरण। भाषा के शुद्ध और सही रूप का प्रयोग का ज्ञान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के यहाँ हमें तीन भेद देखना है। वर्ण विचार। शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण और वर्णों के मिलने के बाद जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। उसके बाद दूसरा है शब्द विचार। प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्द का निर्माण करती है और उसमें जो शब्द का निर्माण होता है उसी को हम शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार तीसरा है। वाक्य विचार मतलब क्या है? प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है, जिसमें हम वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन यह कर्ता है, पुस्तक यह कर्म है और पढ़ता यह क्रिया है। भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। बोलते समय मुख से निकलने वाले ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ यह स्वर माने गए हैं। व्यंजन। अब व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि अर्थात ह्रस्व अस्वर छिपा रहता है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन पाए गए हैं और 11 स्वर पाए गए हैं। यहाँ यह बताया हुआ है कि जो व्यंजन है वह क से ह तक है। इस तरीके से यहाँ हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में देखा। यहाँ हमें देखना है वाक्य। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों को वाक्य कहा जाता है। अब वाक्य के 2 अंग है। पहला है उद्देश्य, जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, यहाँ पर उद्देश्य है राम। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। इस वाक्य में बच्चा यह उद्देश्य कर्ता की भूमिका यहाँ वह निभाता है, इसलिए उसे उद्देश्य कहा गया है। वाक्य का दूसरा भाग है विधेय, जिसके बारे में कहा जाता है। कर्ते के बारे में जो ज्यादा जानकारी रहती है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे रामू पत्र नहीं लिखता है। यहाँ पर रामू यह उद्देश्य है, पत्र नहीं लिखता है, यह विधेय कहा गया है। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, आलसी रामू पत्र नहीं लिखता है। यहाँ भी जो उद्देश्य है वह है आलसी रामू पत्र नहीं लिखता है, यह विधेय है। इस तरीके से वाक्य के 2 अंगों के बारे में हमें यहाँ देखना है। विधेय, जिसको यहाँ प्रेडिकेट कहा जाता है। कर्ते के बारे में जो जानकारी वाक्य में दी रहती है उसे ही विधेय कहते हैं। यहाँ हमने यह देखा है। अब देखना है वाक्य के प्रकार। यहाँ हमें देखना है वाक्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। वह आगरा में रहता था। इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्रिया है। यह है सरल वाक्य। अशोक के पिता के पास कार है। मतलब हम सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। दूसरा हमें देखना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया और चला गया। इस वाक्य में पहला वाक्य है वह आया, दूसरा वाक्य है चला गया, इसको जोड़ा गया है और इस समुच्चय बोधक अव्यय से। दूसरा है
हमने रवि को बुलाया, किंतु वह नहीं आया। इस वाक्य में हमने रवि को बुलाया एक वाक्य है, वह नहीं आया दूसरा है, इसको जोड़ा गया है किंतु से, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। राम स्टेशन पर देर से पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। राम स्टेशन पर देर से पहुंचा, यह एक वाक्य, ट्रेन जा चुकी थी, यह दूसरा वाक्य, जोड़ा गया है तब तक से। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानना है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो। यह एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें प्रधान उपवाक्य है जो महत्व का है, मैं जानता हूं, और आश्रित उपवाक्य है कि तुम चोर नहीं हो। इसी तरह से वाक्य के तीन यहाँ प्रकार होते हैं। सरल वाक्य जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक कर्ता और एक कर्म होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जो दो वाक्यों को, प्रधान वाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जो मिश्र वाक्य जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष, वो एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, वह आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ वाक्यों के प्रकार को देखा है। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।